अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायो एनर्जेटिक्स का सेकंड पार्ट रिवाइज करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन में हम मेन 3 चीज़ों को देखेंगे: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करते हैं और हमें क्या मिलता है? एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है डिफरेंट फंक्शंस में जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। अब रिस्पायरेशन है 2 टाइप्स की: सेलुलर रिस्पायरेशन एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होती है? ब्रीदिंग, ठीक है, ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का हमारे इन्वायरमेंट के साथ। और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है? जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में। अब रिस्पायरेशन जो है ये 2 तरह की है। आपको पता है कि जो सारे सेल हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके लिए जो कॉमन फ्यूल है वो ग्लूकोज है। अब जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है ना, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब इसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होना होता है ग्लूकोज ने, तो ये स्प्लिट हो जाता है पायरोविक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद ये फैसला होता है कि आइदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शंस होंगे या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब अगर ऑक्सीजन हो तो पायरोविक एसिड जो है वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो 2 वेज हैं हमारे पास। फर्मेंटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। एक तो होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें क्या बनता है? अल्कोहल, यानी कि इथानॉल। अब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पायरोविक एसिड जो है ना, उसकी फेट जो है वो 3 तरह से डिटरमाइन की जा सकती है। एक तो वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है, या फिर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने देखना है। ये प्रिमिटिव सेल्स में थी और कुछ यूकैरियोटिक सेल जैसे कि यीस्ट है उसमें प्रेजेंट होती है। पायरोविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है किसमें? अल्कोहल में। और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में होता है? NaDH2 जो है वो, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है NAD में, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ना, ये ह्यूमंस में कहाँ पे होती है? ये ह्यूमंस में होती है मसल सेल्स में। जब ये एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लाइक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो जो मसल्स जो बॉडी सेल्स होते हैं ना, वो इतनी रैपिडली ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते उन सेल्स को जहाँ जो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहाँ से एनर्जी आती है? एनारोबिक रेस्पायरेशन से। लेकिन ये बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलिसिस। सिर्फ 2% एनर्जी, सॉरी, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सिर्फ 2% एनर्जी जो है ना वो जो ग्लूकोज है उधर से मिलती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पायरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है रेस्पायरेशन में? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी में कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और मैट्रिक्स में क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है मैट्रिक्स में? क्रेब्स साइकिल। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको हम कहते हैं ये पावर हाउस है सेल का। कैसे? क्योंकि ये कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एनर्जी होती है उसको एटीपी में। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी की क्या है? एटीपी और इसकी अहमियत क्या है? एटीपी आपको पता है एनर्जी करेंसी है सेल की। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एटीपी, इसमें जो पी है ना, ये फॉस्फेट के लिए स्टैंड करता है। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। जब ये ब्रेकडाउन होती है, इनकी 3 बॉन्ड्स है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट हैं, तो जो सेकंड और थर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो टर्मिनल एटीपी है वो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए है। एनर्जी कहाँ से आती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आती है। फोटोसिंथेसिस
और कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होती है ना, उनके अलावा ज़्यादातर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कुछ केसेस में कि हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। कैसे? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है इसको कैटालाइज करता है और हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और सेलुलर रिस्पिरेशन जो है ना, ये भी कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वाइल फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं। अब सेलुलर रिस्पिरेशन की 4 स्टेजेस हैं। ग्लाइकोलिसिस है, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है, एंड रिस्पिरेटरी चेन। ग्लाइकोलिसिस के लिए हम ऑक्सीजन के बिना भी हो सकता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है। जबकि जो बाकी है ना 3, वो कहाँ पे होंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसकी 2 फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेज़ है एंड सेकेंड वन ऑक्सीडेशन फेज़ है। सबसे पहले हम प्रिपरेटरी फेज़ देखते हैं। ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है। एटीपी से एनर्जी रिलीज़ हुई, एडीपी में कन्वर्ट हो गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी एटीपी ने अपना फॉस्फेट किसको दे दिया? ग्लूकोज को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एटीपी ने दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड की। अब ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ना, ये फर्दर स्प्लिट हो गया डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब यहाँ तक जो प्रोसेस है ना, ये आता है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज़ में। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेज़। इसमें क्या होता है कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, सेम ग्लिसरॉल्डिहाइड भी। अब यहाँ पे सेम प्रोसेसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंड एट दी एंड पायरोवेट। अभी इनके एंजाइम्स जो है ना वो हम बाद में देखते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास एंड पे क्या प्रोडक्ट आ गई? पायरोविक एसिड। अब पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन उससे पहले हम एंजाइम्स देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन हो रही है पायरोविक एसिड की। पायरोवेट जो है ना, ठीक है, वो उसको अब हमने कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम में, ताकि वो एंटर हो सके आगे क्रेब्स साइकिल में। अच्छा, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ना, वाटर ऐड हुआ इसमें और ये बन गया सिट्रेट में। सिट्रेट की आइसोमेराइजेशन हुई आइसोसिट्रेट, देन ये कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। और यहाँ पे क्या हुआ? NAD से NADH बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। उसके बाद GTP बन गया और ये कन्वर्ट हो गया ससिनेट में। देन FAD से FADH2 बन गया, फ्यूमेरेट, उसमें वाटर ऐड किया तो मेलेट बन गया। फिर NAD जो है उसकी रिडक्शन हो गई NADH में और ये हमारे पास ना ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, जो फर्दर जो है साइकिल इसी तरह हमारा ये रिपीट होता है। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी चेन। इसमें क्या था? क्रेब्स साइकिल में NADH2 और प्रोड्यूस होते हैं NAD से और NADH जो है वो ट्रांसफ़र करता है हाइड्रोजन एटम, कहाँ पे? रिस्पिरेटरी चेन में। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट उनकी होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में स्टेप वाइज, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। कोएंजाइम Q, सीरीज ऑफ साइटोक्रोम एंजाइम्स BCA3, मालिकुलर ऑक्सीजन। साइटोक्रोम क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिनमें हीम ग्रुप होती है और हीम जो है ये सेम आयरन है जो आपको पता है हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखें NADH2, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और नेट की फॉर्म में रिलीज़ हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे कहाँ पे जा रहे हैं? कोएंजाइम Q में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स FADH2 से ऐड हो रहे हैं, फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, साइटोक्रोम B पे जाते हैं। ADP जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ATP में। देन साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। एट दी एंड क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन जो है ना वो मिलके क्या बना देते हैं? वाटर। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। ये ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP की सिंथेसिस है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नॉर्मली क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है कपल है रिस्पिरेटरी चेन के साथ, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है ये किसके साथ होता है, रिस्पिरेटरी चेन के साथ होता है। कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे क्या होता है कि हेयर एल्सो एज इन फोटोसेंसिस, यानी फोटोसेंसिस की तरह कीमी ऑस्मोसिस जो है ना, केमी ऑस्मोसिस का प्रोसेस वो इन्वॉल्व होता है, एटीपी सेंसिस के साथ कपल है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पंपिंग है प्रोटॉन्स की अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड इनटू क्रिस्टी बिटवीन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियाज इनर मेम्ब्रेन। और कपलिंग फैक्टर जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, यानी जगह क्या है, क्रिस्टी है, और कपलिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। इसके बाद हम 9 और 10 को एक साथ कवर करेंगे।